हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर आज 13 चलेगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन पढ़िए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। शिवा बुक में देखो, बुक में नहीं है। अरे बुक दे दो इनको, इसी पे एक्स्ट्रा हो। पीछे दो हो, इन्हें एक दे दो। हैं एक तुम तीनों पे। तुम्हारी बुक कहाँ है जिया? लिख के आएगो, एक दे दो पीछे। चलिए दोबारा से देखिए, दोबारा से सुनिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2, ठीक है, 2x + 1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यास दे रखा, ठीक है। गुब्बारे का क्या दे रखा इन्होंने? व्यास। गुब्बारे का व्यास कितना दे रखा? 3/2 2x + 1 सेंटीमीटर या कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने। तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसकी त्रिज्या जो आ जाएगी, गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारा होता है गोलाकार, तो गोले का आयतन वायतन के जो फॉर्मूले लगेंगे गोले के लगेंगे। गुब्बारे की त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी और त्रिज्या को r से डिनोट कर लेंगे। गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर, इसका आधा 3/4 आएगा ना। 3/4 कितना? 2x + 1। x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसका आयतन मैं v मान लूँगा। माना गुब्बारे का आयतन क्या मान लूँगा? v। तो गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला क्या आएगा? 4/3 πr³। माना गुब्बारे का आयतन v, बस v मान लीजिए। सेंटीमीटर क्यूब कुछ नहीं लिखना क्योंकि इकाई उसमें भी नहीं दे रखी, ठीक है। वैसे सेंटीमीटर में देता तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देते, तो बस अब तो यही मान लेंगे। माना गुब्बारे का आयतन v है, तब v का फॉर्मूला बताइए। 4/3 πr³, ठीक है। तो r का मान रख दो पहले। v बराबर 4/3, r का मान बताना है यहाँ से 3/4 2x + 1, सारे का क्या आएगा? होल क्यूब। v बराबर 4/3 पाई, 3 × 9 27, 4 चौक 16 चौका 64 और 2x + 1 सारे का होल क्यूब। 4 से कट जाएगा ही, ठीक है। कितनी बार? 16 बार। ये कट जाएगा 9 बार। तो v बराबर कितना आ गया? ये 9/16 पाई 2x + 1 का होल क्यूब। तो इसके आयतन में परिवर्तन दर निकालनी, किसके सापेक्ष निकालनी? x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? x के सापेक्ष। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। dv/dx = 9/16 पाई, इसका डिफरेंशिएशन करो 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, अंदर वाले का भी करेंगे, इंटू 2 और आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 27/16 पाई। अच्छा 27, 2 भी तो है। अच्छा 2 से कट जाएगा ना ये। 27/पाई 2x + 1 का किसका मान आ गया ये? तो आयतन में परिवर्तन दर आ गई, किसके सापेक्ष आ गई है?
एक्स के सापेक्ष ही पूछा उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी इन्होंने, 4 सेंटीमीटर। देखिए जैसे मान लिया कोई पाइप से, भाई मान लिया हमारे पास कोई पाइप है और पाइप से हम रेत डाल लें तो एक मिट्टी का नीचे ढेर लग जाएगा। भाई हम पाइप से क्या करें, कोई रेत डाल लें, हमने मान लिया रेत मुट्ठी से भर के पाइप में को डालते रहे तो क्या होगा, एक ऐसा ढेर लग जाएगा मिट्टी का, तो वो क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा, ठीक है। भैया मान लिया हमारे पास क्या है, कोई भी एक ये पाइप है, ठीक है, तो इससे हम रेत डाल रहे हैं, तो रेत डालते डालते यहाँ पे मिट्टी का क्या लग जाएगा, एक ढेर लग जाएगा, ठीक है। तो बन क्या जाएगा, एक ये शंकु बन जाएगा। तो ये इसकी हम मान लेंगे ऊंचाई h मान लेंगे, ऊंचाई कितनी मान लेंगे इसकी h, आधार की त्रिज्या क्या मान लेंगे r। तो जैसे जैसे रेत डाल लेंगे तो इसका आयतन क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो आयतन में परिवर्तन दर कितनी दे रखी इन्होंने, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। जब इससे इतने स्पीड से रेत गिर रही तो उसका आयतन भी तो उसी स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है। भाई पाइप में हम जितनी तेज़ी से रेत डाल लेंगे तो ढेर उतनी जल्दी जल्दी तो बड़ा होगा, तो उसका आयतन में जो वृद्धि दर होगी, ठीक है, तो वो जितना मतलब पाइप से रेत डल रहा होगा वो उसी के बराबर होगी। तो पाइप से रेत कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, तो उसके आयतन में परिवर्तन दर कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ही होगी। तो ये dv/dt का मान दे रखा। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, 14। तो मान लेंगे, माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी मानी हमने, h सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में मानिए। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितने, स्मॉल r सेंटीमीटर, तथा शंकु का आयतन, तथा शंकु का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। तो शुरू में जो दे रखा है ये आयतन में परिवर्तन दर दे रखी है, मतलब किसका मान दे रखा है, dv/dt का मान दे रखा। तो dv/dt कितना दे रखा उन्होंने, 12 सेंटीमीटर क्यूब, नमस्ते, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और दे रखा इन्होंने जो उसके, सुनो इस लाइन को पढ़ो, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। जो शंकु की ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या का क्या भाग, 6वां भाग, जो उसकी ऊंचाई है, ठीक है, आधार की त्रिज्या का क्या भाग है, 6वां। तो r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, 6h आ जाएगा। और देखना क्या दे रखा लास्ट में, लास्ट में h बराबर कितना दे रखा, 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब किसका मान पूछा,
dh/dt। अरे ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई क्या मान रखी, तो ऊंचाई की परिवर्तन दर निकालनी, यानी कि किसका मान निकालना, dh/dt का मान निकालना। तो इसका मान निकालने के लिए क्या लिख दें इसमें, वी नो दैट, v बराबर बताइए शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताइए, या यहाँ पे लिख देना शंकु का आयतन v बराबर कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। या तो सारे को h में बदलिए या सारे को v में वो r में बदलिए। r बराबर किसकी है, 6h के, तो v बराबर 1/3 पाई r का मान रखना, 6h का होल स्क्वायर इंटू कितना h, तो v बराबर 1/3 पाई 6 का स्क्वायर बोलो 36, h क्यूब लिख दो सीधा ही, 3 से कट जाएगा क्या, 12 बार, v बराबर कितना आ जाएगा 12 पाई h क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू t, dv/dt। ठीक है, अनंत क्या सोच में पड़ रही है, dv/dt आ जाएगा, इसका 3h स्क्वायर और h का आ जाएगा dh/dt, और dh/dt निकालना हो जाएगा आपको। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर, और dh/dt का मान तो ज्ञात ही करना इसमें, dv/dt देखना कितना था 12 बराबर 12 पाई 3h का मान 4 का स्क्वायर dh/dt, 12 से 12 कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू पाई 48 dh/dt। तो यहाँ से dh/dt कितना आ गया 1/48 पाई, h का तो सेंटीमीटर और t का क्या आएगा पर सेकंड। तो 15 के जैसे एग्जाम्पल भी कराए मैंने, तो 15 में डिफ्रेंशिएशन करना है बस इनकी। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपयों में, cx क्या दिया इन्होंने, cx बराबर दिया 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है सीमांत लागत निकालनी, और जबकि x बराबर क्या दे रखा इन्होंने 17 दे रखा, तो सीमांत लागत क्या होती है d/dx किसका, cx का, cx डिफरेंशिएशन करिए इसका 3, या पहले ऐसे लिख लो 0.007 इंटू कितना 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x, ऐसे गुणा ऐसे लगाना क्योंकि दशमलव आ रहे हैं ना, कभी कंफ्यूज करें इसको, और प्लस का कितना 15, 4000 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कब निकालनी, जबकि इकाई कितनी उत्पादन की जाए 17, तो लिख देंगे जब x बराबर कितना 17, तो रख दो 17, 0.007
गुणा 17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 0.003, 2 गुणा 17 प्लस 15, ठीक है। 17 का स्क्वायर कर लोगे तो जोड़ घटा तो दोगे ही। 16वां भी ऐसा ही है, जोड़ोगे ना, जोड़ो ना इसे। अरे 17 का स्क्वायर करो, उनकी गुना करो, जोड़ो। हाँ तो करो। सोलवा भी ऐसा ही है ही। हाँ इतना ही करना बस, ये ज़्यादा क्या। ठीक है, करके देखो इसको और आंसर बताओ सही आ रहा नहीं आ रहा। आया आंसर, नहीं आया अभी? नहीं आया तो बता देना। आ गया? 20 पॉइंट कुछ आ रहा और तुम्हारा ये 20 पॉइंट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ना। चलो देखते हैं कितना आया। 20.9 यही आ रहा आंसर। तुम्हारा नहीं आया गुड़िया, देखो कहीं यही आ रहा तो चलो सही है। जिसका नहीं आ रहा दोबारा से कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 हो जाएगा भी। RX दे रखा, सीमांत आय निकालनी जब x बराबर 7 हो, डिफ्रेंशिएशन करके x बराबर 7 रख देना। 17वां देखो अब, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर निकालनी। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, ये है माना वृत्त का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब a का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई r। डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष पूछा, r के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू r, dA बटे dr बराबर पाई 2r हो जाएगा। r का मान कितना 6, 6 दूनी 12 पाई, a का क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या का भी कितना होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर। लास्ट वाले में भी सीमांत आय पूछी, डिफरेंशिएशन करना और x बराबर 15 रखना, 15 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। देखिए वर्धमान फलन क्या होते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल लूँ मैं, एग्जाम्पल ले लिया मैंने f(x) बराबर, सपोज x ले लिया, f(x) बराबर कितना ले लिया x। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, वैसे f(x) में y होता है, f(x) किसके बराबर होता है y, और कुछ अंतराल भी ले लीजिए, इसका अंतराल ले लिया मैंने इसका 0 से 5, अंतराल को i से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए f(x) बराबर है x, हमारे पास कोई फलन है जो कि इस अंतराल में है, ठीक है। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा ये सीधी सीधी लाइनें,
ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। एफ एक्स किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है। तो ये वाई बराबर एक्स आ गया, क्या हो गया वाई बराबर, और तुम्हें मालूम है यदि हम वाई बराबर कोई एक्स लाइन खींचते हैं ना वो ऐसे जाती है बिल्कुल, वाई बराबर एक्स जो लाइन जाती है मूल बिंदु से होकर जाती है। तो ये जो मैं वाई बराबर एक्स खींचूंगा या एफ एक्स बराबर एक्स खींचूंगा तो ये इस तरीके से खींचेगा और 0 से लेके 5 तक लेना है इसको। यहाँ मान लिया x बराबर ये 0 है और यहाँ x बराबर कितना 5, डॉटेड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर कितना ये 5, यहाँ x बराबर कितना 0, x बराबर कितना 5। यदि किसी फलन का मान या ग्राफ ऊपर को ऐसे बढ़ता हुआ चला जाए किसी अंतराल में, भाई जैसे कोई आदमी ऐसे चलेगा ऐसे ऊपर को चढ़ता हुआ नहीं जाएगा, तो इंक्रीज हो रहा वो, ठीक है, इंक्रीज हो रहा तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई हमारा पहला है वर्धमान फलन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x का मान बढ़ाएं एफ एक्स का मान भी बढ़े तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये एफ एक्स बराबर क्या लिया x, अंतराल क्या लिया 0 से 5, ग्राफ खींचा तो इस ऊपर को जा रहा ना ग्राफ ये, ठीक है। चलो पहले परिभाषा समझिए। माना वास्तविक मान फलन, यानी कि वास्तविक मान फलन होना चाहिए। वास्तविक मान फलन होते कैसे हैं भाई, एफ एक्स मान लिया सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स का कुछ भी मान रखे तो ये वास्तविक मतलब वास्तविक आना चाहिए। भाई ऐसा नहीं आना चाहिए कि काल्पनिक संख्या आ जाए, किसी फंक्शन का मान क्या आ जाए, मान लिया 2i आ जाए या रूट में माइनस आ जाए। रूट में माइनस आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वो काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा, सबसे पहले फलन कैसा लेना, माना वास्तविक मान फलन f के प्रांत में i, ठीक है, के प्रांत में i एक अंतराल है, तब f अंतराल i में वर्धमान है यदि i में x1 छोटा हो किससे, x2 से, और fx1 भी छोटा है किससे, fx2 से, फॉर ऑल सभी के लिए x1 x2 दोनों किसके एलिमेंट हैं, i के। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, इसमें मैंने x1 का मान ले लिया सपोज 0 ले लिया और x2 का मान ले लिया मैंने 2 ले लिया। x2 का मान कितना ले लिया मैंने, 2 ले लिया, ठीक है। तो ये बताइए x1 छोटा है या नहीं है, x1 छोटा है किससे, x2 से। और यदि मैं मान निकाल लूँ किसका, fx का, f0 का मान निकाल लूँगा तो 0 नहीं आएगा, f2 का मान निकाल लूँगा 2 आएगा। यदि मैंने यहाँ से भैया f0 का मान निकाला तो f0 का मान कितना आया 0, f2 का मान निकाला तो कितना आया 2, तो ये fx1 है और ये कौन है fx2, तो fx1 बड़ा है fx2 बड़ा, ठीक है। अरे बार बार पता नहीं क्यों फ़ोन करते हैं, जब एक बार साइलेंट पर कर दिया। हाँ बेकार की फ़ोन करते रहते हैं, जब एक बार नहीं उठा रहे तो आदमी को पता होना चाहिए, मैं थोड़ी देर में कर ले, लगातार पता नहीं क्यों फ़ोन करते हैं। चलो साइलेंट ही कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इस अंतराल से लेना, x1 मैंने क्या लिया 0, x2 कितना लिया 2, x1 छोटा है किससे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से भी fx1 छोटा आएगा किससे। और मान लिया ऐसे भी ले सकते हैं, सपोज मैंने, चलो ये तो बना ही रखा था कोई बात नहीं, मैंने fx बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया, तो इसमें मैंने ये ले लिया, इसमें x1 तो कितना लिया 0, x2 ये ले लिया। अब बताना fx1 कितना आएगा, fx1 कितना आएगा 0 ही आएगा, fx2 रखूँगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ मुझे ये बताओ x1 छोटा नहीं है क्या, x1 छोटा है किससे, और यहाँ से fx1 भी छोटा है किससे
fx1 भी छोटा है किससे, fx2 से। तो यदि ये भी छोटा है और इधर भी छोटा आ जाए तो फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। तो ये फलन कैसा होगा, वर्धमान। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया ही, तो ये फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। अब हासमान में उल्टा होता है। हासमान में क्या होता है, x1 छोटा है किससे, fx1 बड़ा आ जाए किससे, fx2 से। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लूँ कोई, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लूँ, मैंने fx बराबर ले लिया 1/x² ले लिया और अंतराल यही रखा 0.5। मैंने x1 का मान 0 लिया, x1 का मान कितना लिया 0, x2 मैंने आपके ले लिया 3। x1 बड़ा x2 बड़ा, x2 बड़ा। तो यहाँ पे कहेंगे x1 छोटा है किससे, x2 से। x1 भाई x1 का मान 0, इसका मान 3 है। अब तुम मुझे ये बताओ fx1 कितना आएगा। अच्छा, इसमें 0 नहीं हो सकता भाई, 0 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। तो अपरिभाषित वाले नहीं लेते, इसमें 1 से स्टार्ट करना। भैया x का मान ऐसा नहीं ले सकते जिससे अपरिभाषित फलन हो जाए, तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पे कितना लेना, 1 लेना, और ये कितना लेना, 3 लेना। तो ये छोटा है, fx1 का मान बताना 1/1, 1 ही आएगा। fx2 का मान बताना 1/9 आ जाएगा। 1 बड़ा 1/9 बड़ा 1। तो इसमें कौन बड़ा हो गया, fx1 बड़ा हो गया भाई, ठीक है। यहाँ x1 छोटा था किससे, और यहाँ से हल करके कौन बड़ा आ गया, fx1 बड़ा किससे आ गया। तो ऐसा फलन कैसा होगा, हासमान होगा। ऐसा फलन कैसा होगा, हासमान। ठीक है, फिर सुन लीजिए, आसान सी ही परिभाषा है। कोई फलन किसी अंतराल i में वर्धमान कहलाएगा यदि x1 छोटा है किससे, x2 से, और fx1 भी छोटा आ जाए किससे, fx2 से, तो फलन कैसा आ जाएगा, वर्धमान। और यदि x1 छोटा है किससे, x2 से, और fx1 बड़ा आ जाए किससे, fx2 से, तो फलन कैसा होगा, हासमान होगा। ठीक है, याद रहेगी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, वर्धमान का, और वो एग्जाम्पल किसका हुआ, हासमान का। ठीक है, कर लीजिए। चलिए बाकी कल करेंगे।